मुझे ये मत बताओ कि आप किन चीज़ों को महत्व देते हैं। मुझे अपना बजट दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम किन चीज़ों को महत्व देते हो। ये एक बहुत प्रसिद्ध कथन है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और आज ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि हम भारतीय केंद्रीय बजट 2026-27 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, ये देश की आर्थिक दिशा, सरकार की प्राथमिकताएं और आने वाले साल के लिए उसकी सोच का एक आईना है। हाँ, और आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर जो कुछ बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। और ये ही आज हमारा मिशन है, ये समझना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दो बिल्कुल ही अलग, मतलब एकदम विपरीत कहानियां क्यों चल रही हैं। सही बात है। मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। एक तरफ हमारे आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं सब कुछ बेहतरीन है, इसे गोल्डन लॉक्स पीरियड बता रहे हैं। हाँ, एक दुर्लभ सुनहरा दौर। और दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ग्रोथ बेहद कमजोर है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही मरीज की दो रिपोर्ट हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक में उससे पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है और दूसरे में गंभीर रूप से बीमार। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए पहले उस पहली रिपोर्ट को देखते हैं जो कहती है कि मरीज एकदम स्वस्थ है, मतलब गोल्डीलॉक्स पीरियड वाली कहानी। हाँ, तो इस नजरिए के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है। और इसके पक्ष में आंकड़े भी मजबूत दिखते हैं। बिल्कुल। इस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। 7.4%? जी, और ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, खासकर जब दुनिया की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। सही कहा। और महंगाई का क्या? पूरी दुनिया सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझ रही है और भारत में महंगाई दर सिर्फ 2% के आसपास है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा बेरोजगारी दर से लेकर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज तक ज्यादातर जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो मजबूत दिख रहे हैं। तो इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। हाँ, कि गाड़ी सही चल रही है, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। बजट को कुछ नया या क्रांतिकारी करने की जरूरत नहीं थी, बस उसे वही करते रहना था जो वो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पहले से कर रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब बात करते हैं उस दूसरी रिपोर्ट की जो कहती है कि मरीज की हालत उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, और ये नजरिया इन चमकदार आंकड़ों के पीछे छिपी एक अलग हकीकत की ओर इशारा करता है। तो वो हकीकत क्या है? देखिए, यहाँ हमें रियल और नॉमिनल जीडीपी का फर्क समझना होगा। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए, नॉमिनल जीडीपी आपकी कुल कमाई है। मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए। रियल जीडीपी ये बताती है कि उन 100 रुपयों से आप असल में कितना सामान खरीद सकते हैं, मतलब वो महंगाई को भी हिसाब में लेती है। ठीक है। इस साल हमारी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8% बढ़ी है। सिर्फ 8%? ये तो काफी कम लगता है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि भारत के लिए 12% की नॉमिनल ग्रोथ एक अच्छा बेंचमार्क मानी जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे बेहद कमजोर कहा जा रहा है। और ये सिर्फ कोई अकादमिक आंकड़ा नहीं है, इसके बहुत गहरे और वास्तविक परिणाम होते हैं। जैसे कि? जैसे सरकार का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो इसी नॉमिनल जीडीपी पर निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी का केक ही छोटा है तो सरकार के राजस्व का टुकड़ा भी छोटा ही रहेगा। सीधा असर पड़ेगा, सरकार की योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता घट जाती है। और उधार लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता होगा। वो एक तरह का आंकड़ों का जाल है। और वो जो 2% की कम महंगाई दर है जिसे पहली कहानी में एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा था, उसका क्या? ये एक दोधारी तलवार है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि कीमतें आसमान छुएं। हाँ, जाहिर है। पर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ 2% की महंगाई दर ये अक्सर आर्थिक कमजोरी का संकेत होती है। कमजोरी का संकेत? वो कैसे? ये दिखाती है कि बाजार में लोगों की तरफ से मांग मतलब कंज्यूमर डिमांड बहुत सुस्त है। लोग खर्च करने से हिचक रहे हैं, कंपनियां अपना सामान नहीं बेच पा रही हैं और इसीलिए वो कीमतें नहीं बढ़ा पा रही हैं। अच्छा, तो ये रोजगार बाजार में सुस्ती का भी संकेत है? हाँ, बिल्कुल। और भी कुछ संकेत हैं जो इस कमजोर अर्थव्यवस्था वाली तस्वीर को मजबूत करते हैं, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार कमजोर होना। बड़ी बड़ी कंपनियों की बिक्री में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही। और सबसे चिंता की बात, विदेशी और भारतीय निवेशक दोनों ही भारत से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जिसे फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहते हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर हम अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में देखें
तो 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर शायद अमेरिका से भी धीमी रही है। अमेरिका से भी धीमी? हाँ, और ये तब जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमसे 8 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब साफ है, अगर ये दूसरी कमजोर वाली तस्वीर ज्यादा सही है तो बजट को सिर्फ पुरानी नीतियों पर चलते रहने से कहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी। उसे विकास के लिए एक नई मजबूत रणनीति लानी चाहिए थी। तो सवाल यह है कि सरकार की रणनीति रही क्या है? अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें, 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विचार पर जोर देती आई हैं। इसका मतलब क्या था? तो इस रणनीति का सार ये था कि सरकार अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को कम करेगी, वो अपने खर्च और उधार को घटाएगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर को जगह मिले। बिल्कुल, ताकि बाजार में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जगह और कम ब्याज दरों पर पैसा मिल सके। सरकार का मानना था कि अगर वो पीछे हटेगी तो प्राइवेट सेक्टर आगे आकर निवेश करेगा। और इसके लिए कई बड़े सुधार भी किए गए, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ, और 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती और उद्योगों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने वाली पीएलआई योजनाएं। ये तो हुए सुधार। इन सुधारों के साथ साथ सरकार ने एक और बहुत मुश्किल काम किया, अपने खर्च करने का तरीका बदला। खर्च करने का तरीका? इसे घर के बजट की तरह समझिए। एक होता है राजस्व व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी घर का राशन पानी, बिजली का बिल, रोजमर्रा के खर्चे। सही। और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे घर में एक नया कमरा बनवाना या कोई नई जमीन खरीदना। तो सरकार ने अपने रोज के खर्च कम कर दिए? हाँ, 2020-21 में सरकार के कुल खर्च का 81% हिस्सा रोजमर्रे के कामों जैसे वेतन और सब्सिडी पर खर्च होता था। अच्छा। अब ये घटकर 72% से भी कम हो गया है। और जो पैसा यहाँ बचा उसे देश के लिए, आप कह रही हैं, नया कमरा बनाने में लगाया? बिल्कुल, वो पैसा सड़कें, पुल और पोर्ट्स बनाने पर ज्यादा खर्च किया गया। ये खर्च कुल बजट का 13% से बढ़कर अब 23% से ज्यादा हो गया है। सोच तो अच्छी है, इससे देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती मिलती है। हाँ, लेकिन ये रणनीति पूरी तरह से कामयाब क्यों नहीं हुई? निजी क्षेत्र ने उस तरह से निवेश क्यों नहीं किया जिसकी उम्मीद थी? इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह थी मांग की कमी। मांग की कमी? हाँ, निजी क्षेत्र ने निवेश करने में इसलिए हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि उन्हें आम भारतीयों के बीच खरीदारी का वो जोश नहीं दिखा। जब कंपनियां देखती हैं कि लोग उनका सामान खरीदने को तैयार नहीं है, तो वो नई फैक्ट्रियां लगाने में निवेश क्यों करेंगी? और इस कम मांग के पीछे क्या कारण थे? कई कारण थे जो एक साथ असर डाल रहे थे। ऊंची महंगाई, वेतन में मामूली बढ़ोतरी और बेरोजगारी, खासकर पढ़े लिखे युवाओं के बीच। इसके बाद 2024 के चुनावों में मिले कमजोर जनादेश के बाद सरकार की रणनीति में एक बदलाव दिखा। हाँ, उस चुनाव के बाद सरकार का फोकस निजी निवेश से हटकर सीधे तौर पर खपत, मतलब कंजम्पशन को बढ़ाने पर केंद्रित हो गया। इसके लिए क्या किया गया? आयकर छूट की सीमा को पहले 7 लाख और फिर 12 लाख रुपए तक बढ़ाया गया, ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचे। 2025 में कुछ चीजों पर जीएसटी की दरें भी घटाई गईं। लेकिन इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद निजी निवेश अभी भी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर अर्थव्यवस्था की ये दूसरी कमजोर वाली तस्वीर ज्यादा सही है, तो सवाल उठता है कि सरकार ने इस बजट में किया क्या? चलिए अब जरा बजट के आंकड़ों में गोता लगाते हैं। बजट को देखने के 2 तरीके हैं। अच्छा। पहला, इसे सिर्फ एक वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा मानकर देखें। इस नजरिए से सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है राजकोषीय अनुशासन, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन। और इस मोर्चे पर सरकार सफल रही है। हाँ, इस मोर्चे पर सरकार ने कमजोर नॉमिनल ग्रोथ के बावजूद 4.4% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन बाइडेन के उस कथन पर वापस जाएं तो बजट सिर्फ आंकड़े नहीं, मूल्यों का बयान होता है। तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि ये लक्ष्य कैसे हासिल किया गया। हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? क्या है कहानी? पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि राजकोषीय घाटे का ये लक्ष्य कई प्रमुख और जरूरी क्षेत्रों में खर्च पर कैंची चलाकर हासिल किया गया। कटौती करके? जी, ऐसा करने की मजबूरी इसलिए आई क्योंकि कमजोर नॉमिनल ग्रोथ के कारण सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई उम्मीद से काफी कम रही। यहाँ एक तकनीकी शब्द आता है, टैक्स बोएंसी। सरकार की टैक्स बोएंसी 1 से नीचे थी, जिसका सीधा मतलब है कि टैक्स कलेक्शन की रफ्तार अर्थव्यवस्था की नॉमिनल ग्रोथ की रफ्तार से भी धीमी थी। मतलब एक तरफ आमदनी कम हुई
और दूसरी तरफ कुछ खर्चे तो बढ़े ही होंगे। बिल्कुल। उर्वरक और खाद्य सब्सिडी, पेंशन और रक्षा जैसे जरूरी खर्चों पर बजट अनुमान से ज्यादा पैसा खर्च हो गया। तो इस अंतर को पाटने के लिए सरकार को कहीं न कहीं तो कटौती करनी ही थी। तो ये कैंची किन क्षेत्रों पर चली? कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर। सबसे बड़ा झटका तो पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही लगा, जिस पर सरकार पिछले कुछ सालों से इतना जोर दे रही थी। उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? इस साल इसमें सिर्फ 4% की मामूली बढ़ोतरी हुई। और सामाजिक क्षेत्रों का क्या हुआ, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा? स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी खर्च प्रस्तावित राशि से काफी कम रहा। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो शहरी विकास से जुड़ा है। इस क्षेत्र पर खर्च बजट में किए गए अनुमान की तुलना में 40% तक कम कर दिया गया। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि स्मार्ट सिटीज या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। इसका असर हमें आने वाले समय में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स या सस्ते आवास योजनाओं की रफ्तार में कमी के तौर पर दिख सकता है। ये दिखाता है कि वित्तीय घाटे को साधने के लिए कितने कड़े फैसले लिए गए हैं। तो अब भविष्य की रणनीति क्या है? ये बजट हमें आगे का क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में 10% की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का अनुमान है। 10%? हाँ, ये मौजूदा 8% से बेहतर है, लेकिन 12% के पारंपरिक बेंचमार्क से अभी भी कम है। और क्योंकि वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7% रहने की उम्मीद है, इसका मतलब है कि ये अतिरिक्त ग्रोथ ज्यादातर महंगाई बढ़ने से आएगी। तो फिर इस बजट में मुख्य रणनीतिक बदलाव क्या है? सरकार अब किस चीज पर दांव लगा रही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले कुछ बजटों में खपत को बढ़ावा देने की कोशिश के बाद ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान अब वापस अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष मतलब सप्लाई साइड पर केंद्रित हो गया है। आपूर्ति पक्ष, सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार अब सीधे लोगों के हाथ में पैसा देकर मांग बढ़ाने के बजाय उन दिक्कतों को दूर करने पर ध्यान दे रही है जो उत्पादन के रास्ते में आ रही हैं, खासकर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, और उसमें भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मतलब MSMEs पर। और खास तौर पर इसी क्षेत्र पर फोकस क्यों? क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो 2016 के बाद से एक के बाद एक झटकों से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चाहे वो विमुद्रीकरण हो, GST का शुरुआती कार्यान्वयन, MSME का वित्तीय संकट या फिर महामारी के लॉकडाउन। सरकार को लगता है कि अगर इस क्षेत्र को, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, सहारा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सकती है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की दो बिल्कुल अलग-अलग रिपोर्टों को समझा। एक तरफ गोल्डीलॉक्स वाली सुनहरी तस्वीर है जो कहती है कि विकास दर ऊंची है और महंगाई नियंत्रण में है, और दूसरी तरफ कमजोर नॉमिनल ग्रोथ वाली चिंताजनक तस्वीर है जो बताती है कि बाजार में मांग कम है, राजस्व संग्रह कमजोर है और सरकार को जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। हमने ये भी देखा कि कैसे सरकार की रणनीति समय के साथ बदली है। पहले निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, फिर 2024 के बाद सीधा खपत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। और अब इस बजट के साथ सरकार का ध्यान वापस आपूर्ति पक्ष की समस्याओं को ठीक करने पर है, खासकर उस MSME क्षेत्र पर जो हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार की रीढ़ है। तो ऐसा लगता है कि सरकार अब बीमारी के लक्षणों का नहीं बल्कि उसकी जड़ का इलाज करने की कोशिश कर रही है। हाँ, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। इस बजट की सफलता अब इसी बात पर निर्भर करेगी कि क्या ये लक्षित आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये छोटे और लक्षित हस्तक्षेप उस बड़े पैमाने के निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और उस व्यापक उपभोक्ता मांग को फिर से जगाने के लिए पर्याप्त होंगे जो पिछले कई सालों से गायब हैं, या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़े मांग पक्ष प्रोत्साहन यानी एक बड़े डिमांड साइड पुश की सख्त आवश्यकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाला समय ही देगा। UPSC की तैयारी और करंट अफेयर्स की ऐसी ही गहरी समझ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस चर्चा पर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसा ही विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।